हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस की संविधान सीरीज के नए एपिसोड में। तो क्विक रिवीजन करते हैं अपने पिछले वीडियो का, जिसमें हमने बात करी थी आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 क्या है। तो अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है वो राज्य के बारे में बताता है। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, जो मौलिक अधिकार है वो केवल हम राज्य के विरुद्ध ही मांग सकते हैं। आपसी किसी झगड़े में किसी व्यक्ति से हम मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 12 में राज्य में कौन कौन लोग, कौन कौन सी संस्थाएं आती, हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, जो कि जिनसे हम अपने मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो हम उनके विरुद्ध सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मौलिक अधिकार की मांग कर सकते हैं। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 की। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर कोई नया व्यूअर जुड़ा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो आर्टिकल भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 है क्या। तो ये जो अनुच्छेद 13 है ये है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अदर लॉ, यानी कि मौलिक अधिकारों की अन्य विधियों से सुरक्षा। यानी कि हमारे मौलिक अधिकार कैसे किसी अन्य लॉ से, अन्य कानून से सुरक्षित रहें, उसकी बात करता है। यानी कि मौलिक अधिकार के ऊपर कोई कानून नहीं बन सकते हैं या कोई भी ऐसे कानून नहीं बन सकते हैं जो कि मौलिक अधिकार को कम करे या हनन करे। तो वन बाय वन हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आर्टिकल 13 की पूरी व्याख्या करेंगे और ये क्या कहता है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत है, आज की इस वीडियो में हम पूरी इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 13 है यानी अनुच्छेद 13, इसमें 4 सब क्लॉज हैं। तो सब क्लॉज आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है हम देखते हैं। आर्टिकल 13 का 1 है पूर्व संविधान विधियां। आर्टिकल 13 का 2 है पोस्ट संविधान विधियां, यानी कि संविधान बनने के बाद की विधियां। और जो आर्टिकल 13 का 3 है वो बताता है विधि का अर्थ, यानी कानून का मतलब बताता है। और जो आर्टिकल 13 का 4 है वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के आपसी संबंध की बात करता है। तो हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन एक एक क्लॉज पर चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 13 का 1 क्या कहता है, जो कि बात करता है पूर्व संविधान विधियां। यानी कि संविधान हमारा कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ। और ये जो है 13 का क्लॉज ए है वो बात करता है पूर्व संविधान विधियां, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले के जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून थे उनकी बात करता है। तो हम देखते हैं क्या कहता है। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, जैसा मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 के पहले की बात, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य रहेंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि ये जब हमारा संविधान लागू होने से पहले जो कानून थे, अगर वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट से टकरा रही हैं यानी कि उससे मैच नहीं कर रही हैं, यानी जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, तो वो विधियां या वो लॉ जीरो हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकल है, अब हम इसको और दूसरे अच्छे तरीके से समझते हैं। एक तो पहली बात, जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है तो जो संविधान है वो भविष्यलक्षी होगा, यानी उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। यानी कि जो संविधान लागू होगा वो उस दिन से लागू होगा। और जो संविधान के पहले के मामले हैं उन पर संविधान के पहले के ही कानून लागू होंगे। लेकिन जो संविधान के पहले के जो कानून होंगे वो किसी भी तरीके से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पर हावी नहीं होंगे। हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1946 में कोई अपराध किया होगा। अब वो अपराध का विचरण होते होते 1950 आ गया और 26 जनवरी 1950 आ गया और संविधान लागू हो गया। और वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वो मुकदमा चल रहा था उसने अपना मौलिक अधिकारों के नीचे अपना संरक्षण मांगा। तो ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो संविधान के पहले के जो मामले हैं वो उसी विधि से के द्वारा वो व्यक्ति का मामले का निस्तारण होगा और संविधान के तहत वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण की मांग नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 क्या कहता है, जो कि बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि
संविधान के बाद बनने वाले कानून की। तो फिर संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 की। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 क्या कहता है हम देखते हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी कि राज्य यानी कि स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो कि किसी भी तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स उनको कम करती है या हनन करती है। यदि कोई ऐसा कानून बनता है तो वो अपने बनने से ही, मतलब बनने के शुरुआत से ही वो जीरो यानी कि वाइट रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 13A और आर्टिकल 13(2) इन दोनों में डॉक्ट्रिन लगे हुए हैं। कौन से डॉक्ट्रिन है हम उनको समझते हैं, जिसको हम न्यायिक सिद्धांत बोलते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिए, जुडिशियल डॉक्ट्रिन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहला जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब देखते हैं ये सिद्धांत क्या कहता है। यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों के असंगत भाग को ही शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। एक बार फिर से समझते हैं। यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों के असंगत भाग को ही शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि अगर संविधान के पहले के कोई कानून ऐसे हैं, मान लीजिए देखिए कोई एक कानून है जिसमें 100 सेक्शंस है, तो 100 में से 95 एकदम ठीक है, लेकिन 5 वो मौलिक अधिकारों से टकरा रहे हैं। तो जो अगर वो 5 जो क्लॉज हैं, अगर उनके हटने से बाकी के लॉ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन 5 को हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? उन 5 को एकदम हटा दिया जाएगा, यानी फिल्टर कर दिया जाएगा, यानी छान दिया जाएगा। तो यही है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब देखते हैं जो दूसरा सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। ये क्या कह रहा है? संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः नष्ट नहीं होती, बल्कि ग्रहण लगने के कारण ढक जाती है। फिर से सुनिए। संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः नष्ट नहीं होती, बल्कि ग्रहण लगने के कारण ढक जाती है, जिसका अर्थ है कि संविधान पूर्व मामलों पर तो उनका प्रयोग वैध बना रहता है, जबकि संविधान पश्चात मूल अधिकारों से असंगत होने पर ग्रहण लग जाता है। फिर से हम समझते हैं कि यदि कोई कानून जो बना हुआ है, कोई एक्ट बना हुआ है जो कि संविधान बनने के लागू होने से पहले का कानून है, ठीक, तो जो संविधान के पहले के मामले होंगे, जो विचाराधीन होंगे न्यायालय में, उन पर तो वो कानून लागू होगा। लेकिन अगर संविधान बनने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद उस कानून के तहत या उस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति आता है या कोई व्यक्ति के मामले विचाराधीन होता है, तब जो वो क्लॉज जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, यानी कि टकरा रहे हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों के ऊपर हावी हो रहे हैं, तो उन पर ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण का मतलब आप लोग समझते हैं ना कि छिप जाना। तो जो मौलिक अधिकार है, मतलब ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, वो उन पर ग्रहण लगा देता है। अब हम फिर से समझते हैं कि जैसे कोई अधिनियम है जिसमें 50 क्लॉजेस हैं और 50 क्लॉज में से 5 क्लॉज ऐसे हैं जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों पर मौलिक अधिकारों से टकरा रहे हैं, तो उन पर ग्रहण लग जाएगा, यानी कि वो नष्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान पूर्व मामलों पर तो वो कानून लागू है, उस पर ग्रहण लगा दिया जाएगा, यानी कि छुपा दिया जाएगा। तो ये है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। अब ये ग्रहण का सिद्धांत क्यों लगता है? इसलिए भी कि अगर किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों में कोई अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, तो वापस वो जो कानून है वो पुनः फोर्स में आ जाता है, यानी कि पुनः इन्फोर्सबल हो जाता है, यानी पुनः प्रवर्तन हो जाता है। इसलिए कानून, कोई भी अधिनियम पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण जो बात करता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन।
वो आर्टिकल 13 बात करता है। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या है इसको हम देखते हैं। जैसे कि कानून कौन बनाता है, संसद या विधानमंडल। अगर संसद या विधानमंडल कोई ऐसे कानून बनाती है, कोई भी इस तरीके के कानून का निर्माण होता है जो किसी भी तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन कानून का जुडिशियल रिव्यू करती है और उन कानून को जीरो करार कर देती है या नष्ट कर देती है या रद्द कर देती है, रद्द करने का आदेश दे देती है। तो जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसी क्लॉज से जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। ये ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट को जो जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है वो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 से और आर्टिकल 226 से। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को जो जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है वो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 से और आर्टिकल 32 से। समझ में आ रहा है ना आपको? कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। अब हम समझते हैं कि जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। देखिए, जो आर्टिकल 13A है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 है, वो जो संविधान बनने के पहले के जो मामले हैं उनमें तो वो जीवित रहता है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद के मामले यानी 26 जनवरी 1950 के मामलों पर वो कानून एकदम मृत स्थिति में होते हैं। और जो संविधान बनने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कानून है, अगर वो किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों से असंगत हैं तो वो शुरू से ही जीरो यानी कि वॉइड होते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 क्या कहता है। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 है, वो बताता है विधि का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ लॉ। अब देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। समझ में आया ना कि विधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पारित या बनाई गई विधि है जो पहले से ही निरस्त नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। अब देखते हैं क्या कहता है। सभी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, आदेश यानी ऑर्डर्स, उपविधियां बाइलॉज, नियम रूल्स, विनियम रेगुलेशंस, अधिसूचनाएं नोटिफिकेशंस, रूढ़ियां कस्टम्स और प्रथाएं यूसेजेस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में दी गई है। ये जो समाविष्ट शब्द है ये अपने आप में ही बहुत व्यापक शब्द है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सूची को पूर्ण नहीं बताया है और समाविष्ट शब्द में बहुत सारी चीजों को जोड़ा है। जैसे कि विधि में केवल अधिनियम ही शामिल नहीं है बल्कि रूढ़ियां और प्रथाएं भी शामिल हैं जिनमें कानून का बल हो। अब इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कोई मिलिट्री में है या आर्मी में है या पुलिस में है, वो लोग का एक सैल्यूट करने का एक प्रथा है या प्रथा है, और अगर वो सैल्यूट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी कुछ फाइन या दंड का जो भी प्रावधान है, इसलिए यानी कि वो इन्फोर्सेबल है। और सभी प्रशासनिक आदेश भी विधि में शामिल हैं क्योंकि वह प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही जारी किए जाते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि जो पर्सनल लॉज हैं वो विधि में शामिल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही कहा गया है क्योंकि पर्सनल लॉज हर धर्म के अपने अलग अलग हैं। जैसे शादी विवाह से जुड़े हुए कानून हैं, वो हर धर्म के अपने अलग अलग कानून हैं। जो ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड है, वह भी कोई लॉ में शामिल नहीं है और वह केवल एक कोड है और मार्गदर्शिका, कोड है या मार्गदर्शिका है। अब जो आर्टिकल 13 के तहत जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 है, हम देखते हैं वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 4, ये जो संविधान बना था, मूल संविधान में इस क्लॉज का कोई प्रावधान नहीं था। जब 1971 में 24th अमेंडमेंट यानी कि संशोधन हुआ था, उस समय आर्टिकल 13 में आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 जोड़ा गया था। अब हम समझेंगे कि जो आर्टिकल 368 है संविधान का, जो संशोधन की बात करता है,
तो जब 24वां संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। यानी कि अगर आर्टिकल 13 कह रहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा या इस तरीके का नहीं हो सकता है, तो ये आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 24वें संशोधन में कहा गया कि 368 में जो भी संशोधन होते हैं वह विधि नहीं है, यानी कि वो कानून नहीं है। और जो जुडिशरी है यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो उन संशोधन का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है और ना ही उसे समाप्त कर सकती है। अब इसको हम थोड़ा जानने के लिए समझेंगे कि 1967 में गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 368 के तहत जो भी संविधान में संशोधन होते हैं वह भी एक विधि का रूप है और उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और जुडिशियल रिव्यू कैसे? यानी कि हाई कोर्ट द्वारा आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 32 के द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और यदि उस परिवर्तन के द्वारा किसी भी तरीके से मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे जीरो किया जा सकता है। तो इसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो 24वां संशोधन 1971 में किया गया, उसमें साफ साफ कहा गया कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 के तहत होने वाले संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा वो विधि नहीं है। अब हम आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के संबंध को और अच्छे से समझते हैं। 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 368 के तहत जो भी संशोधन होते हैं वो किसी भी तरीके से विधि नहीं है और उनका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो भी संशोधन होते हैं वह भी एक प्रकार की विधि है और उनका जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। और यदि वह विधि किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो प्रारंभ से ही जीरो यानी कि वॉइड हो जाएगी। फिर इसके बाद हुआ 1971 में 24वां संशोधन, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वो किसी भी तरीके की विधि नहीं है और उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। और बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संशोधन को वैलिड कहा यानी वैध कहा बिल्कुल कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। यानी कि अगर 368 में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन पारित किया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन संसद किसी भी तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती या मूलभूत ढांचे में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है और केशवानंद भारती क्या है मैं इसको जरूर आपको बताऊंगी, लेकिन ये केस बहुत महत्वपूर्ण था। पहली बार ही इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान के मूलभूत ढांचे की बात की गई थी। यानी कि अब 368 की कोई भी बात आर्टिकल 13 पर तो लागू नहीं होगी, लेकिन संसद अपनी पावर का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर किसी भी तरीके के कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए। और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं तो ये भी जरूर मुझसे पूछिए। और इस संविधान सीरीज को देखने के लिए, मौलिक अधिकार को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक ये अपना ध्यान रखिए और हाँ, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।